हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम इसके जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं, जैसे कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व और इसके जो वस्तुनिष्ठ एक अंकीय या बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है आज का, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व स्पष्ट करें। अब आपने सब्जेक्ट तो अर्थशास्त्र लिया है, लेकिन आप उसमें सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका महत्व है, तभी आप उसको अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं। नहीं तो कई बच्चों के तो दिमाग में ही आया होगा जी हमें उसका सांख्यिकी का क्या यूज, हम तो अर्थशास्त्र लिया है। तो क्या महत्व है उसको हम यहाँ से समझेंगे। आधुनिक युग में सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण निर्णायक बनकर उभरा है। और किससे इन जो पॉइंट्स हैं इनसे स्पष्ट हो जाएगा। पहला है आर्थिक समस्याओं का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है, जो हिंदी वाले हैं जरूरी नहीं है कि वो इसको लिखे उतारें, ताकि जो एक दो विद्यार्थी इंग्लिश के भी होते हैं क्लास में, तो वो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है, और उससे वो अपने इंग्लिश वाली बुक से ही उसको कंप्लीट कर लें। तो इस पहले पॉइंट की आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। अब आपने देखा होगा कि हम किसी को कह दें कि भाई वो इतना बड़ा है, वो इतना छोटा है, हमें क्या पता वो कितना बड़ा और कितना छोटा है? कोई उनकी लंबाई का तो नहीं पता चला। किसी भारत में कोई आदमी कह दे कि जी भारत में तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, भाई कितनी बढ़ गई बता। तो जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे हम अपनी बात को वैसे ही कह देंगे। उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी तथ्य नहीं होंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो हमें वो तथ्य देते हैं जिससे कि हम उस समस्या को वो है कितनी उसके बारे में बता सकें। तो विभिन्न समस्याओं जैसे बेरोजगारी, कीमत वृद्धि आदि को समझने के लिए अर्थशास्त्री को सबसे पहले परिमाणात्मक अभिव्यक्ति द्वारा उसके विस्तार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि वो है कितनी समस्या, तभी तो उसके ऊपर काम करेंगे। उदाहरण के लिए भारत की कार्यशील जनसंख्या का 20% भाग बेरोजगार है। तो अब ये 20% इस चीज में कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब जो अलग अलग व्यक्ति है जो अलग अलग व्यक्ति है वो इसकी अलग अलग वो समझ सकता है इसको कि कितनी होगी। कोई समझेगा कि भाई 50% है, कोई समझेगा 5% है, कोई समझेगा 10% है। तो ये हर व्यक्ति की समझ के साथ अलग अलग इसकी अभिव्यक्ति होगी। लेकिन जब हमने उसको फिक्स बता दिया कि जी 20% है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये सबके दिमाग में एक ही चीज़ आई ना कि भारत में बेरोजगारी कितनी है? 20%। तो ये बिना बात की बहस से भी हमें बचाता है, ठीक है ना। अगर परिमाणात्मक अभिव्यक्ति होगी तो बिना बात की बहस से भी बचेंगे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। अंतर, अब अंतर का मतलब क्या होता है? जब हम किन्हीं दो इकाइयों के बीच में तुलना करते हैं तो उसको हम अंतर बोलते हैं, ठीक है। वो अंतर नहीं है ये दो डिफरेंस करने वाला, वो भी समझ सकते हैं, ये भी एक तरीके का डिफरेंस ही है। अंतर्राष्ट्रीय, अब अंतर का मतलब दो, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रों के बीच में, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में। अंतर समय, ठीक है, अंतर समय, अंतर का समय का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक समयों के बीच में, आज के समय के बीच में और
पिछले किसी समय के बीच में हम अगर तुलना करना चाहते हैं, ठीक है, आपने उसमें देखा होगा जो बड़े सिटीज़ होती हैं उनमें ISBT होता है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ISBT। तो वो क्या है? अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या है? एक राज्य और उसके जो आसपास वाले या जो दूसरे राज्य हैं उनके बीच में वहाँ से बसें चलती हैं, अंतर्राज्यीय। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय, अंतर समय तुलना। तो अर्थशास्त्र समस्याओं की केवल परिमाणात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं करता बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर समय तुलनाएं भी करता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्री यह जानना चाहेंगे कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार कितना है। तो इसने क्या किया? दो क्षेत्रों के बीच में, कि ग्रामीण और शहरी, उनके बीच में तुलना की। ये भी देख सकता था कि 2020 में बेरोजगारी कितनी है और 2010 में कितनी थी। तो 10 साल पहले की उससे बेरोजगारी से उसकी तुलना की जा सकती है, या तुलना ये भी की जा सकती है कि भारत में कितनी है और USA में कितनी है, तो उससे तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय, अंतर समय, अंतर्राज्यीय, अंतर क्षेत्रीय, इस प्रकार की तुलनाएं भी ये हम इससे कर सकते हैं। तीसरा है कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना, वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई भी जो विषय है वो तब तक विज्ञान नहीं बनता जब तक कि वो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित ना कर सके। हमारे पास मान लो मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स है, तो ये क्या है? कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो अगर अर्थशास्त्र को भी एक विज्ञान, एक सही विषय, वैज्ञानिक विषय बनना है तो उसे कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और ये कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने में मदद कौन करता है? सांख्यिकी, क्योंकि वो आंकड़े इकट्ठे करके ये बता सकता है कि किसी भी, मान लो हमने कोई नीति लागू की, तो आंकड़े इकट्ठे करके ये हम प्रूव कर सकते हैं कि इस नीति का कोई फर्क हुआ है या नहीं हुआ। अगर फर्क हुआ है, इसका मतलब कि हम उसके बीच में कोज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। या जो कोई मान लो बेरोजगारी है वो क्यों है, तो जो कारण हमने सोचे हैं उसके बीच में हम कारण परिणाम संबंध स्थापित कर सकते हैं सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा। तो अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों में कारण परिणाम ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जैसे अर्थशास्त्री यह जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या क्या कारण है, ठीक है। चौथा, आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। तो अर्थशास्त्री संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु तथा किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध एक पूर्व स्थापित संबंध है, यह इसलिए यह आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। तो आर्थिक सिद्धांत मान लो जैसे कि मांग का सिद्धांत है, तो ये तो पहले से ही है, कोई ये तो है नहीं कि भाई जिस दिन ये मॉडल दिया गया उसी के बाद ये सिद्धांत बना या उसी के बाद इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ, विपरीत संबंध। लेकिन उस विपरीत संबंध को सामने कैसे लाया गया? बार बार आंकड़े इकट्ठे करके ये देखा गया कि वाकई में जब कीमत बढ़ती है तो किसी वस्तु की मांग कम होती है। अगर होती है और वो बार बार हो रही है और लगभग हर जगह हो रही है, ये नहीं है सिर्फ कि हमारे एरिया में हो रही है, कहीं और नहीं हो रही, ठीक है। अगर हर जगह हो रही है तो इसका मतलब वो एक सिद्धांत का रूप हम उसको दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है आर्थिक भविष्यवाणी, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अर्थशास्त्र संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न वर्षों में कीमत स्तर के व्यवहार तथा अध्ययन करने के बाद अर्थशास्त्री यह संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में कीमत स्तर की क्या प्रवृत्ति होने की संभावना है। अब ये जो भविष्यवाणी है ये ज्योतिषियों वाली भविष्यवाणी नहीं है कि जो सिर्फ ग्रहों की दशा देखकर और एक अंदाजा लगा देते हैं कि ये ऐसा होने वाला है। इस भविष्यवाणी में हम क्या कर रहे हैं? हम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण करके उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये भविष्यवाणी अलग है, ये तथ्यों पर आधारित भविष्यवाणी है। कभी आप सोचोगे ये सांख्यिकी पढ़ के
हम उसका पंडित वाला काम भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी हमें तो भविष्यवाणी करनी आ गई, तो जब हम अपनी आर्थिक मॉडलों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं तो किसी दूसरे के बारे में भी कर देंगे। तो भाई ऐसा काम मत करना। छठा, नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। सांख्यिकी अध्ययन द्वारा ही सरकार विभिन्न आर्थिक निर्णय जैसे लोगों के आय स्तर के आधार पर करों में वृद्धि या कमी करने का निर्णय लेते हैं। अब जब आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया गया कि जो सांख्यिक जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र जो रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो सरकारी क्षेत्र हो चाहे मान लो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर आपको रोजगार के बहुत से अवसर इसमें मिलेंगे। तो ये जो नीतियों का निर्माण है, मान लो आप बड़े अर्थशास्त्री बनते हैं तो आप भी भारत की नीतियों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जो हमारा वित्त मंत्रालय है हमारा नीति आयोग है, ठीक है, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, और इसके साथ आरबीआई, नाबार्ड, ठीक है, ये बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ से नीतियों का निर्माण होता है। तो वहाँ पर आप जाकर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं जो सबसे हमारी इसमें इकोनॉमिक की फील्ड में जो सबसे बड़ी जॉब है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो वहाँ पर जाकर आप नीतियों का निर्माण करेंगे, आप समस्याओं का विश्लेषण करेंगे, और उन समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद आप नीतियों का निर्माण करेंगे। उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, ठीक है। सातवां, आर्थिक संतुलन, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अर्थशास्त्री विभिन्न मॉडलों की रचना द्वारा अर्थशास्त्र में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उत्पादकों को अधिकतम लाभ तथा उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब मान लो मंदी चल रही है, तो क्या कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से हम मांग को बढ़ाएं ताकि मंदी की जो समस्या है उसको दूर कर सकें। अब जब मंदी होगी तो उत्पादकों को ज़्यादा हानि होगी, ठीक है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस समय ऐसी नीतियाँ अपनाई जाएंगी कि जो मंदी से उबार सकें, जो हमारी मांग है उसको बढ़ा सकें। और जब वो होगी, महंगाई होगी, तो महंगाई के समय में कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएंगी? महंगाई के समय में अब किसको नुकसान होगा? उपभोक्ता को। तो उस समय कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएंगी? ऐसी नीतियाँ अपनाई जाएंगी कि जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जा सके। तो अब हम समझ चुके हैं कि भाई इसका कितना महत्व है। इसे आर्थिक अध्ययनों के पहिए की धुरी भी कहा जाता है, सांख्यिकी को, ठीक है। अगर हमें आर्थिक अध्ययन करना है तो धुरी का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर वो घूमता है पहिया, तो वो पहिया हमारा तभी घूमेगा जब हमारे पास सांख्यिकी होगी। तो उसको बड़े ध्यान से समझना और पढ़ना। जब आप कहीं डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के रूप में अगर कहीं पे कार्य करना चाहते हैं तो उस समय आपको सांख्यिकी का जो समझ है वो होनी बहुत आवश्यक है। 12वां, सांख्यिकी की मुख्य सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक युग में सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णायक के रूप में भूमिका निभा रही है। तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाओं का मतलब क्या है? कमियां मान सकते हैं हम इसकी, ठीक है। पहला है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन ये नहीं करती। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ईमानदार है, स्वस्थ है, देश प्रेम, न्याय आदि का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इनको संख्याओं में नहीं माप सकते। हम नहीं कह सकते कोई कितना बुद्धिमान है। हालांकि कोशिश की जाती है IQ से, ठीक है ना, IQ से कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी उसको हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। ईमानदारी, अब कोई कितना ईमानदार है उसका पैमाना हम कहाँ से लें? हमारे पास कोई स्केल नहीं है। दूसरा, केवल समूहों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। सांख्यिकी के अंतर्गत केवल मात्रात्मक तथ्यों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे आपके उसमें किताब में एक वो उदाहरण भी दिया है कि सचिन के पास एक बल्ला है, तो भाई है तो है, ऐसे ही आपके पास भी एक बल्ला हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा तथ्य नहीं है, एक अकेला संख्या है, इसको हम सिर्फ संख्या कहेंगे, हम इसको आंकड़ा नहीं कहेंगे। जब तक कि वो समूहों में नहीं होंगे तभी तो हम उसकी तुलना कर पाएंगे। अब हम इस चीज़ की तुलना जरूर कर सकते हैं कि जो भारत का जो क्रिकेट टीम है
वो कितनी सफल है पाकिस्तान के मुकाबले या किसी दूसरे देश के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या है, समूह बना दिया हमने कि भारत की क्रिकेट जो टीम है वो एक समूह हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दूसरा समूह हो गया। तो यहाँ पर तुलना की जा सकती है। तीसरा, आंकड़ों में एक रूपता या सजातीयता का होना आवश्यक शर्त है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अब आंकड़ों की तुलना तो हम तभी करेंगे भाई जब वो दोनों एक जैसे होंगे जिनकी हम तुलना करना चाहते हैं। जो एक जैसे हैं ही नहीं, उनकी हम तुलना कैसे कर सकते हैं। तो आंकड़ों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े एकत्रित किए जाएं, वे एक ही गुण को प्रकट करने वाले हों। विभिन्न जाति या गुणों के आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। तो आप किसी की जाति की तुलना, ठीक है, उसके धर्म से नहीं कर सकते। ठीक है, आप 11वीं के मार्क्स की तुलना 12वीं के मार्क्स से नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक स्कूल की तो हम 11वीं कक्षा ले लें, दूसरे स्कूल की हम 12वीं कक्षा ले लें, तो हम उससे क्या अंदाजा लगाएंगे? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, हम एक स्कूल की 12वीं और दूसरे स्कूल की 12वीं की तुलना कर सकते हैं कि भाई उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना, कितने लोगों की मेरिट आई, कितने लोग पास हुए, तो वो तुलना की जा सकती है। लेकिन हम अलग अलग उसकी तुलना नहीं कर सकते। सजातीयता होना एक आवश्यक शर्त है। चौथी जो इसकी सीमा है, परिणाम केवल औसत सत्य होते हैं। तो सांख्यिकी के नियम केवल औसत सत्य के रूप में ही होते हैं। ये व्यापक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, बिल्कुल जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में नहीं बताते। जैसे हम कहते हैं भारत की, मान लेते हैं भारत की जो वास्तविक वो है, औसत आय है, वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए हर व्यक्ति की आय तो नहीं है 1 लाख रुपए वार्षिक। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 10,000 होगी, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अरबों रुपए में होगी, जैसे मुकेश अंबानी। अब हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई एवरेज इनकम भारत की 1 लाख है तो हर व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए ही इनकम होगी। तो ये सिर्फ अंदाजा है कि औसतन हमने सबकी इनकम जोड़ ली और उससे एक औसत निकाल दी, जितनी इनकम पूरे देश की आई उसकी जनसंख्या से भाग कर दिया, तो हमारे पास औसत आ गई पूरी जनसंख्या की। लेकिन ये एक आइडिया है दूसरे देशों से तुलना करने के लिए। अगर हम यूएसए से अपने देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी तुलना करना चाहते हैं तो हमें कोई एक आंकड़ा निकालना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति की तो जो आय है वो एक एक व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती, तो इसलिए हम औसत निकालते हैं। तो वो क्या है, एक अंदाज़ा है, वो वास्तविक स्थिति नहीं है। बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाए जिसमें निष्कर्ष निकाले गए हैं, अन्यथा वे असत्य सिद्ध हो जाते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि 2 कंपनियां हैं, उन 2 कंपनियों में से आपको पैसे लगाने हैं, तो ये आपको निर्णय लेना है। आपने क्या किया, उसकी बैलेंस शीट देखी। उसकी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट से पहले आपने उसकी औसत वो देखी, भाई इनका प्रॉफिट कितना है 3 सालों का। तो पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट था, उन 3 सालों का प्रॉफिट दोनों का कितना था, मान लो 3-3 हज़ार रुपये था। दोनों कंपनियों का जो औसत प्रॉफिट है वो कितना है, 3-3 हज़ार। लेकिन जब हमने और गहराई में जाकर उसकी जांच पड़ताल की तो हमें पता चला कि एक कंपनी का तो लगातार जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन औसत दोनों की 3,000। तो ऐसे में आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे? जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अगर 3,000 के चक्कर में चलते तो गलत कंपनी में पैसा लगा देते। छठा, केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। अब जो आम लोग हैं वो इन उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, किस प्रकार से आंकड़े इकट्ठे करने हैं, उनका किस प्रकार से विश्लेषण करना है, कौन सी विधि लगानी है, ठीक है, किस प्रकार से अलग अलग समूहों में बांटना है, ये सारे काम एक जो साधारण व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति प्रयोग इसका नहीं कर सकता। 7वां, दुरुपयोग संभव, प्रोन टू मिसयूज। तो सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, भले ही
जब यह निष्कर्ष गलत हो। तो मान लो हम किसी गलत चीज को प्रूव करने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। हम आंकड़ों का इस प्रकार से, जैसे ये 3,000 रुपये वाली बात है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग है ना, हम कह दें कि भाई 3,000 दोनों कंपनियों की औसत है, तो अब ये गलत है। 3,000 तो है औसत, लेकिन वो दोनों कंपनियां बराबर नहीं है। एक का लगातार प्रॉफिट गिर रहा है, एक का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे ही जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न पूछते समय भी जो उत्तर देने वाला है उसको हिंट दिए जा सकते हैं। उससे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि वो जो आप उससे कहलवाना चाहते हैं वो वही कह दें। ठीक, तो इस प्रकार से भी आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती, इस कथन की दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा व्याख्या कीजिए। ये आपको जो मैटर दिया जा रहा है ये छोटा करके दिया जा रहा है, प्रिसाइज दिया जा रहा है, ताकि आपका समय बच सके, आप ज़्यादा इसकी रिवीजन कर सकें। सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। बहुत बार ये ऐसा परिणाम दे देती हैं कि जो अर्थपूर्ण नहीं लगते। तो आप ये नहीं कह सकते भाई सांख्यिकी का प्रयोग कर लिया तो हम जो सांख्यिकी कहेगी हम तो वैसे ही करेंगे। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, अभी देखते हैं। एक व्यक्ति ने सर्वेक्षण किया और पाया कि जिन स्थानों पर अस्पताल अधिक थे वहाँ मृत्यु दरें भी अधिक थी। तो अब क्या आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अस्पताल बनने से मृत्यु दर बढ़ती है, लोग ज़्यादा मरते हैं, तो इसका मतलब अस्पताल ना बनाए जाए? ये तो कोई अर्थ नहीं हुआ। उसके बहुत से अलग कारण हो सकते हैं कि क्या पता ऐसा भी है कि अगर अस्पताल वहाँ पे नहीं होता तो उससे और भी ज़्यादा मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि लोगों को फिर वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसा एरिया हो सकता है वहाँ बीमारियाँ ही ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल ने आके तो बीमारियाँ नहीं बढ़ाई ना। ये तो हम अपनी सामान्य बुद्धि से समझ ही सकते हैं। तो इसका मतलब हर जगह हम सांख्यिकी का आँख बंद करके मूंद कर इसका वो नहीं प्रयोग कर सकते। एक अन्य उदाहरण, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी के अंकों को उनके कद के अनुसार उनको दोनों के बीच में संबंध बता देता है कि लंबे बच्चों के अंक छोटे कद वाले बच्चों से बेहतर थे। अब ये भी कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, ये तो बाई चांस हो सकता है ऐसा, लेकिन इनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम अपने जो बुद्धि का प्रयोग है वो हम नहीं छोड़ सकते कि जी सांख्यिकी ने जो कह दिया हम तो वही करेंगे। एक NCERT में एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक फैमिली है, उसने एक नदी पार करने की सोची। जो नदी की गहराई थी वो औसत 4 फुट थी और उसकी फैमिली की जो लंबाई थी वो औसतन 5 फुट थी। तो अब उसने अगर ये वो फैसला कर ले सांख्यिकी की मानकर कि जी हमारी फैमिली की जो औसत लंबाई है वो इस नदी की औसत जो गहराई है उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो फैमिली डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नदी है उसके जो किनारे हैं वो कम गहरे हैं, लेकिन बीच में तो वो 4 फुट से ज़्यादा गहरी होगी। क्या पता 8 फुट हो, क्या पता 10 फुट गहरी हो। और जो उनकी फैमिली है उसमें कोई 6 फुट का भी होगा, कोई 5.5 फुट का भी होगा, कोई 5 फुट का भी होगा, कोई 1 फुट का भी होगा, 2 का भी होगा, ठीक है, 3 का भी हो सकता है। अलग अलग बच्चों की हाइट अलग अलग होगी, ऐसे भी संभव है। तो वो किस प्रकार नदी को पार करेंगे? अब जो वो सबसे ऊंचा भी अगर हम मान लें 6 फुट का, तो वो जब 8 फुट की या 10 फुट की जो बीच में गहराई आएगी तो उसमें वो पार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम अपनी जो बुद्धि का प्रयोग है वो सांख्यिकी के चक्कर में करना बंद नहीं कर सकते। 14वां, अब सांख्यिकी की विश्वसनीयता के मुख्य की अविश्वसनीयता, यहाँ पे अविश्वसनीयता आएगा, सॉरी, अविश्वसनीयता के क्या कारण है? इस अविश्वास को कैसे दूर किया जा सकता है? तो यहाँ पे ठीक है। कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास करते हैं। उनका कहना है कि झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी। मान लो इसको झूठ, एक तो झूठ होता है भाई आपने बोल दिया, एक सफेद झूठ कि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, अगले वाले को भी पता है तब भी आप बोल रहे हो, उसको हम सफेद झूठ कहेंगे। और उससे भी बड़ा झूठ कौन सा है? सांख्यिकी। इसका कहना ये है। तो इस अविश्वसनीयता के मुख्य कारण क्या हैं?
तो हमें इसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं होता, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप अविश्वसनीयता और यहाँ पर भी अविश्वास कर लेना, बाकी मैं उसको PDF में ठीक कर दूंगा। तो क्या कारण है, एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। मैं आंकड़े लेने गया, अलग आंकड़े आएंगे, आप आंकड़े लेने जाओगे, अलग आंकड़े आएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। दूसरा, पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला जा सकता है। जो मेरे हिसाब से आंकड़े होंगे, जो मुझे बताना होगा, उसके हिसाब से मैं आंकड़ों का प्रयोग करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो अलग अलग पार्टी की सरकारें आती हैं, कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है, किसी और की आती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से ये बताते हैं कि हमारे देखो जी, हमारे टाइम में तो जो भारत की जो वृद्धि दर है अर्थव्यवस्था की वो ज़्यादा रही, दूसरे जो पार्टी थी उसके शासनकाल में कम रही, हमारे शासनकाल में बेरोजगारी कम रही, दूसरे शासनकाल में ज़्यादा रही। तो इस प्रकार से वो उन आंकड़ों का प्रयोग अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि पढ़ने वाला संशय में पड़ जाए। तो जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, तब उन आंकड़ों को अगर हम कठिन तरीके से पेश करें या उसके पीछे हमारी मंशा ठीक ना हो, तो जो पढ़ने वाला है वो उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। यही हम फैक्ट्री वाली बात ही कर सकते हैं कि 3000 दोनों की वो जो औसत लाभ है उसको हम बता सकते हैं। अब 3000 औसत लाभ है, लेकिन अब पढ़ने वाले को तो नहीं पता ना कि एक का जो लाभ है वो लगातार गिर रहा है और एक का लाभ लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से उसने आंकड़े प्रस्तुत किए कि पढ़ने वाला पागल बन गया। चौथा, जब आंकड़ों का संकलन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाता है तो परिणाम सामान्यतः गलत ही निकलते हैं। इसके फलस्वरूप लोगों का इनमें विश्वास नहीं रह जाता। तो जब आप आंकड़े ही गलत कर रहे हो, किसी को आंकड़े इकट्ठे करने के लिए दिए, वो वहाँ पे गया ही नहीं, लोगों से मिला ही नहीं, अपनी मनमर्जी से बैठ के घर पे ही उसने आंकड़े दे दिए आगे, तो अब उससे निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? गलत निकलेंगे। और जब उससे निष्कर्ष गलत निकलेंगे तो दोष किसके ऊपर लगेगा? सांख्यिकी के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो सांख्यिकी का दोष नहीं है, ये उन लोगों का दोष है जो उसका प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। कैसे दूर करेंगे अविश्वास को? सांख्यिकी सीमाओं की ओर ध्यान। आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं, तो आप उन्हीं कमियों के हिसाब से अपनी जो कार्य पद्धति है, काम करने का तरीका है, उसको बदल सकते हैं। तो सांख्यिकी का प्रयोग करते समय इसकी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि एक रूप होने चाहिए आंकड़े, सजातीय होने चाहिए, पक्षपात रहित। आपके जो अनुसंधान करता है उसको पक्षपात रहित होना चाहिए, जो वास्तविक स्थिति है लोगों के सामने वही लेकर आनी चाहिए। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उसको आंकड़ों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, केवल विशेषज्ञों द्वारा, एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स, कि जो विशेषज्ञ हैं, जो उसकी जानकारी रखते हैं, उन्हीं के द्वारा उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जो जानकारी नहीं रखते उनको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे निष्कर्ष हमारे गलत निकल सकते हैं। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक आंकड़ा नहीं है? ये मैंने आपको कम करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो। परिमाणात्मक का मतलब क्या है? जो एक संख्या बताता हूँ, ठीक है ना, जो उसकी वास्तविक जो माप है उसको बताता हूँ, उसको हम कहते हैं परिमाणात्मक, कि जो माप को बता रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये है, ठीक है। दूसरा, भारत में प्रति व्यक्ति आय इतनी है, ठीक है। इरफान पठान लंबा, अब कितना लंबा है? सचिन नाटा है, कितना छोटा है? अब ये नहीं पता, इसने बताया नहीं, तो इसका मतलब यही इसका उत्तर होगा। इरफान पठान का ये तो परिमाणात्मक है, तो यही आंकड़ा है, तो ये इसका उत्तर। दूसरा, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोगों से। असीमित साधन नहीं होते, गलत। असीमित साधनों के सीमित उपयोग, गलत। जहाँ असीमित साधन आ गया वो तो ऑप्शन ही गलत है। 2 साधनों के 3 उपयोग। अब हमारे पास सिर्फ 2 साधन नहीं होते, बहुत से साधन होते हैं, तो उत्तर कौन सा है?
दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग, के साधन हमारे पास दुर्लभ है, आवश्यकताएं हमारी असीमित है और उन दुर्लभ साधनों के भी कई उपयोग हैं, कोई एक उपयोग नहीं है, ज़्यादा है। उसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? उत्पादन आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित है, ठीक है, जो चयन की समस्या से संबंधित है, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जो उत्पादन से संबंधित है, उपभोग से संबंधित है, यानी कुल मिला के सीमित साधनों के उपयोग से संबंधित है। तो उत्पादन भी है, उत्पादन में एक उत्पादक निर्णय लेता है कि किस प्रकार उत्पादन करना है। उपभोग में एक उपभोक्ता निर्णय लेता है कि उसको अपने सीमित साधनों का प्रयोग कैसे करना है। निवेश में भी एक उत्पादक आगे निवेश करता है अपने काम को बढ़ाने के लिए। जुआ ही एक ऐसी क्रिया है जो आर्थिक नहीं है, इसमें कोई आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ एक बाय चांस लक के ऊपर खेल रहे हैं कि आपका तुक्का लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो गया। चौथा, और जुआ हम आर्थिक क्रिया इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है। अर्थशास्त्र में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कानूनी चीज़ें हम पढ़ते हैं। चौथा, सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं हैं, तो ये भी है। आंकड़ों का पहले हम एकत्रीकरण करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर व्यवस्थित करेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे। तो उपरोक्त सभी, ये इसका उत्तर हुआ। पांचवा, निम्नलिखित में से समंक के रूप में कौन सी सांख्यिकी की विशेषता नहीं है? समंक के रूप में क्या है? यानी कि बहुवचन। बहुवचन जो इसकी परिभाषा है उसके अनुसार हम इसको समंक या आंकड़ों के रूप में देखते हैं। तो तथ्यों का समूह केवल शब्दों में व्यक्त, अनेक कारणों से प्रभावित, व्यवस्थित रूप में संकलित। तो केवल शब्दों में व्यक्त, ये इसकी विशेषता नहीं है, संख्याओं में व्यक्त होता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है कि ये इसकी विशेषता नहीं है। इसने विशेषता नहीं पूछी है, ये इसकी विशेषता है, ये भी है, ये भी है, ये इसकी विशेषता नहीं है, यही इसका उत्तर है। छठा, सांख्यिकी पर अविश्वास के संबंध में कौन सी बात नहीं की जा सकती? तो ये कहते हैं, मैंने ऊपर बताया था कि सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, झूठ के तंतु हैं, ठीक है। और सांख्यिकी के झूठ के तीन प्रकार हैं, झूठ, स्फेर झूठ, सांख्यिकी। तो ये क्या है? सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करती है। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये अविश्वास का कारण नहीं है, ये तो विश्वास का कारण है। तो ये बात इसके बारे में नहीं कही जा सकती। तीसरा, यही इसका उत्तर। आगे है खालिस्तान। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अब अधिकतम संतुष्टि, हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, न्यूनतम संतुष्टि, अधिकतम। तो ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, तो अधिकतम, ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है वो कौन कहलाता है? उपभोक्ता। और जो उत्पादन करता है वो कौन होता है? उत्पादक। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? उपभोक्ता। तीसरा, आदर्शात्मक विज्ञान यह अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। जैसे भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए या बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, भारत में गरीबी कम होनी चाहिए या बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, भारत की वृद्धि दर बढ़नी चाहिए। जैसे हम आपके बारे में कहते हैं कि एक आदर्श जो स्टूडेंट होता है, ये आदर्श का मतलब क्या है? ये एक सबसे अच्छी स्थिति की कल्पना करती है। आदर्श, जैसे आपके बारे में कहा जाता है आपको मेहनती होना चाहिए, आपको माँ बाप की और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये हमारी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ये एक बेहतर स्थिति हम पाना चाहते हैं। अब वो वास्तविकता में पाई जाएगी या नहीं, उसका अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे? वास्तविक विज्ञान के रूप में, ठीक है। चौथा, तेंदुलकर के पास एक बल्ला है, यह सांख्यिकी नहीं है क्योंकि ये समूहों में और औसतों में नहीं है, ठीक है ना। पांचवा, बिना किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं केवल क्या कहेंगी? संख्या कहलाएंगी, सांख्यिकी नहीं कहलाएंगी। उसके बाद सिक्स्थ है, सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और सातवां, सांख्यिकी द्वारा विभिन्न जाति या गुणों के आंकड़ों की परस्पर तुलना
की जा सकती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। इसकी जो PDF है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लें।